मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं, परिणामित्र अथवा ट्रांसफार्मर, और इससे अमूमन आपके हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर में हानियाँ आपने पढ़ा कि मैकेनिकल हानि जो है, लॉस हम लोगों ने पढ़ा। लॉस जो है वो मैकेनिकल लॉस आपने पढ़ा। मैकेनिकल लॉस ये 0 है, 0 है। और इलेक्ट्रिकल लॉस में आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल लॉस आपने पढ़ा। ये इलेक्ट्रिकल लॉस आपका 2 प्रकार का है। एक है आपका कोर लॉस, जिसे क्रोड लॉस कहेंगे, या फिर इसे कहेंगे कांस्टेंट लॉस या स्थिर हानि, कांस्टेंट लॉस, जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर हानि। और दूसरा आपने पढ़ा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस जिसे हम लोग कहेंगे चर हानि, चर हानि या वेरिएबल लॉस। इसका मान घटता बढ़ता है और आपने प्राथमिक के सापेक्ष ज्ञात किया कॉपर लॉस WC बराबर I1 स्क्वायर R01 से वाट में आएगा। और दूसरा यदि कहे कि सेकेंडरी के सापेक्ष कुल कॉपर लॉस कितना होगा, तो आप कहेंगे I2 का वर्ग गुणे R02, जहाँ पर आपको लिखाया गया है कि R02 क्या है, तो आपने लिखा R02 है R2 प्लस K स्क्वायर R1 अथवा R2 प्लस N2 बटे N1 का होल स्क्वायर गुणे R1, ये है। तो वो सब सारी बातें हो गई थी। अब हम लोग इन लॉसों को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं जो स्थिर हानियां हैं वो पहले कैसे ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिकल लॉस में स्थिर हानि या क्रोड हानि कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं हम लोग। स्थिर हानि ज्ञात करने के लिए तो हम लोग प्रयोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। हम लोग प्रयोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा स्थिर हानि कोष्ठ में क्रोड हानि या फिर कहेंगे लव हानि, लव हानि ज्ञात की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि स्थिर हानि इसी को लव हानि भी कहेंगे, तो लव हानि भी मैं लिख दिया। लव हानि कहिए, स्थिर हानि कहिए, कोर लॉस कहिए, कांस्टेंट लॉस कहिए, ये कांस्टेंट लॉस है। तो इसे ज्ञात करना बहुत पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, ये बहुत पूछता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग स्थिर हानियाँ अथवा लव हानि ज्ञात करते हैं। स्थिर हानि को क्या कहते हैं, लव हानि ज्ञात करते हैं। और इसका मान जो है लोड के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे स्थिर हानि कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर से AC सप्लाई देंगे। ओपन सर्किट टेस्ट देख लें। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर ले लेंगे
और इस ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, तो इसमें हम लोग एसी सप्लाई इधर से देंगे, इधर से एसी सप्लाई इनपुट करेंगे। ये हो गई आपकी एसी सप्लाई, एसी सप्लाई इनपुट करेंगे, और ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है और ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम करेगी। इसी से हम लोग सप्लाई अब देंगे। ये हमारा सेकेंडरी को जो है ओपन रखेंगे। इधर जनरली हम लोग हाई वोल्टेज रखेंगे, इधर ये आपकी एसटी वाइंडिंग को जनरली हम लोग जो है सेकेंडरी मानेंगे। और ये यहाँ पर देखिए ये ओपन है, खुली हुई है, जुड़ी नहीं है। और इधर से हम लोग जो है यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दें, ऐसे एम्पियर मीटर लगा दें, वो धारा को भी बताएगा। और यहाँ पर हम लोग चाहें तो वाट मीटर भी लगा दें, वही रीडिंग बताएगा, वाट मीटर ही रीडिंग बताएगा कि कितना जो है। तो ये हो गया आपका सीसी कॉइल और ये हो गया आपका पीसी कॉइल। ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये हम लोगों का, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हो गई प्राइमरी। और ये हो गई सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से प्राइमरी में जो हमारी एलटी टाइप में होगी उसमें सप्लाई देंगे और सामान्य वोल्टेज की देंगे और सामान्य आवृत्ति की सप्लाई देंगे। ये देखिए वाट मीटर लगा हुआ है, ये वाट मीटर जितना रीडिंग देगा वही रीडिंग जो है आयरन लॉस ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि आपने लिखा इसके द्वारा स्थिर हानि, कोष्ठ में क्रोध हानि या लौह हानि ज्ञात करते हैं। लौह हानि को ही आयरन लॉस कहते हैं। तो आयरन लॉस जो है ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यही है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, लिख लें। इसके द्वारा अगर लिखेंगे पहली पॉइंट, तो इसके द्वारा लौह हानि, लौह हानि को हम लोग WI से डिनोट करते हैं, I फॉर आयरन, W फॉर वाट। तो लौह हानि वाट में आएगी, तो WI ज्ञात करते हैं। बहुत पूछता है। अब यहाँ पर आप लोग सर्किट में ऑलरेडी जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का हम लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे रेगुलेटर की भांति हम लोग प्रयोग करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। हमारा रेगुलेटर जैसे पंखे का रेगुलेटर है बेटा, गैस का रेगुलेटर है, तो वो क्या करता है कि हम लोग रेगुलेटर को जैसे ही नाप को घुमाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका पंखा तेज़ हो जाता है या गैस तेज़ हो जाती है, और फिर रिवर्स घुमाते हैं तो देखते हैं गैस कम हो गई या पंखे की स्पीड कम हो गई। तो इसका कारण क्या है
क्योंकि आप जब पंखा आपका तेज होता है तो आप वोल्टेज बढ़ा देते हैं, जब वो पूरा वोल्टेज पाने लगता है तो फुल स्पीड में नाचता है, और जब रेगुलेटर आपका वोल्टेज ड्रॉप कर देता है अथवा वोल्टेज घटा देता है, V बराबर IR होता है, तो इस फार्मूले से आपका रेगुलेटर जो है वोल्टेज को कम कर देता है, तो हमारा पंखा धीरे धीरे चलता है। इसलिए देखेंगे 1 नंबर पर रेजिस्टेंस ज़्यादा जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर कम जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर थोड़ा और कम है, 4 नंबर पर और कम है, 5 नंबर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हम लोग सीधे एक तार से जोड़ देते हैं, 5 नंबर को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारी सप्लाई बोर्ड की पूरी पंखे वाली मोटर को मिलने लगती है, पूरा वोल्टेज मिलने लगता है और हमारा पंखा तेज चलने लगता है। तो ऐसी युक्तियों को हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। तो हम लोग जो है जो कि वोल्टेज को कम और ज़्यादा करें, ऐसी युक्ति को रेगुलेटर कहते हैं। तो वो रेगुलेटर का काम ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर करता है, ध्यान से समझ लें। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर में हम अगर यहाँ से यहाँ लगा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और ऊपर खिसका देंगे, टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ये देखिए तीर यहाँ पर लगाई गई है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों लगाते हैं? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एज ए रेगुलेटर करते हैं, एज ए रेगुलेटर किया जाता है, एज ए रेगुलेटर किया जाता है। रेगुलेटर क्या करेगा? वोल्टेज को हम जितने अपने इच्छा अनुसार चाहेंगे उस हिसाब से घटा और बढ़ा लेंगे। अब ये सेकेंडरी में आपकी सप्लाई जा रही है इस ट्रांसफार्मर से, ऑटो ट्रांसफार्मर से। आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, तो ये आपका वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है जो कि वोल्टेज को बताएगा कि कितना वोल्टेज है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। आपका वाट मीटर देखिए, ये सीसी, ऊपर वाली कौन सी कॉइल है, इसे सीसी कॉइल कहते हैं, और नीचे वाली पीसी होती है। तो ये ऐसे समांतर क्रम में जुड़ गया पीसी। और एम्पियर मीटर आपका सीरीज में जुड़ गया। हमेशा एम्पियर मीटर बेटा परिपथ में आपको बताया गया है कि एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि जो एलटी होगी उसमें हम लोग ये सप्लाई देंगे, उससे प्राइमरी का काम लेंगे, और जो हमारी एसटी होगी उसको हम लोग सेकेंडरी का काम करेंगे। ये देखिए एसटी लिख दिया गया, इसमें टर्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, ये सेकेंडरी का काम करेगी और इसके सिरों को ओपन रख देंगे। तो इसी को कहेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ओपन सर्किट टेस्ट में इसके द्वारा पहली पॉइंट आपने लिखा लौ हानि ज्ञात करेंगे, सर्किट आपका क्लियर हो गया है। दूसरी पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें कि दूसरी पॉइंट इसमें लिखना चाहें तो आप लिख लें कि इसमें एलटी में ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जाती है, ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जाती है। तीसरी पॉइंट लिख लें, एचटी को द्वितीयक कुंडलन के रूप में लेते हैं और इसे ही ओपन रखते हैं। इसी के आधार पर इस टेस्ट का नाम हो गया ओपन सर्किट टेस्ट। सेकेंडरी ओपन है इसलिए इसे कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये ओपन रख दिया, इसे जुड़ा नहीं है, अतः इसमें कोई अब धारा का प्रवाह नहीं होगा। जो भी धारा बहेगी वो इसी रास्ते से होकर अपना परिपथ पूरा करेगी।
और उससे क्या होगा, चूंकि ये वाइंडिंग लो अक्रोड पर लुपेटी गई है। अगर इस चित्र को आप ऐसे देखें तो ऐसे आपका चित्र है, ये आपका क्रोड हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये लो अक्रोड हो गया बेटा। ऐसे इस पर आपने जो है वो लुपेट रखा है, ऐसे यहाँ से आप एसी सप्लाई इसमें दे रहे हैं और इधर जो है आपकी एसटी लुपटी हुई है, एसटी ज़्यादा टर्नों वाली, और ये सिरा खुला हुआ है। तो यही कनेक्शन इसमें ऐसे कर दिया गया, दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है सब एम्पियर मीटर की कितनी धारा जा रही है वो हम देखते रहेंगे, वो बताता रहेगा पॉइंटर उसका। ऐसे वाट मीटर ये लगा हुआ है, ये वाट डब्लू लिखा हुआ है, ये वाट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा हुआ पैरेलल में। तो इस तरह से जब हम लोग कनेक्शन करेंगे, यही कनेक्शन, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी खुली है तो ओपन सर्किट टेस्ट। अब हम लोग जो है जब इसमें धारा जाएगी नहीं, केवल इसी में धारा जाएगी, और चूंकि ये लव अक्रोड पर लुपटी हुई है तो इस समय बहुत कम धारा इसमें सर्कुलेट होगी। चूंकि ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है, ये बिना लोड का है, अतः केवल जो है प्राइमरी में हल्की फुल्की धारा जाएगी और उस धारा को हम लोग नगण्य मानते हैं। हल्की फुल्की धारा जाने से क्या होगा, आई स्क्वायर आर का मान नगण्य हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं नगण्य, इसी को कहते हैं कॉपर लॉस। इसी आई स्क्वायर आर को ही हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस, और ये नगण्य हो जाएगा क्योंकि हल्की फुल्की केवल प्राइमरी में धारा जाती है और उस धारा को हम लोग नगण्य मानते हैं। इस तरह से कॉपर लॉस शून्य होता है। अब जितना भी वाट मीटर की रीडिंग आएगी वही रीडिंग जो है हमारा आयरन लॉस हो जाएगा, यानी लौह हानियाँ हो जाएगा, या आयरन के कारण हमारी जितनी वैद्युत ऊर्जा क्षय हो रही है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो एसटी को द्वितीयक कुंडलन के रूप में लेते हैं और इसे ही ओपन रखते हैं। चौथी पॉइंट लिख लें, प्राथमिक कुंडलन में सामान्य वोल्टेज व आवृत्ति की सप्लाई दी जाती है, सामान्य वोल्टेज व सामान्य आवृत्ति की सप्लाई दी जाती है। अगली पॉइंट, चूंकि सेकेंडरी ओपन है इसलिए प्राइमरी में धारा नगण्य बहती है, धारा नगण्य बहती है ऐसे कहेंगे, या धारा बहुत कम बहती है ऐसे लिख लें, धारा बहुत कम बहती है, अतः कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर नगण्य होता है। नगण्य होता है। अगली पॉइंट लिख लें, ऐसे में वाट मीटर जो रीडिंग देता है, वही लौह हानि होती है, वही लौह हानि होती है वाट में। इसमें वही लौह हानि होती है वाट में।
तो ये हमारा जो है लव हानि ज्ञात करने की ये पॉइंट्स बेटा आप लोगों को लिखवा दिया। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग लव हानि ज्ञात कर लेंगे। हमेशा एलटी में सप्लाई देंगे और एसटी को ओपन रख देंगे। इसी को कहेंगे ओपन सर्किट टेस्ट, और इसका प्रयोग केवल लव हानि अथवा स्थिर हानि का मान ज्ञात करने में किया जाता है। कैसे कनेक्शन किया गया वो पूरा आपने देख लिया। अब हम लोग अगला देखते हैं कॉपर लॉस कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करें। हम लोग देखेंगे अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट अब यही सेकेंडरी बेटा देखिए, इसके सिरे अब शॉर्ट करा दिए गए मोटे तांबे के तार से, मोटे तांबे के तार से शॉर्ट करा देंगे। तांबे का मोटा तार लेने का मतलब यह है कि जितने मोटा तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस नथिंग रहेगा और उसमें धारा का प्रवाह मैक्सिमम होगा। जब धारा का प्रवाह मैक्सिमम होगा तो आई स्क्वायर आर से आई जितने धारा अधिक जाएगी उतने आई स्क्वायर आर वाले फार्मूले से हमें कॉपर लॉस ज्ञात होगा। तो इस तरह से हमारे दोनों कुंडलियों के कारण कितना कॉपर लॉस हो रहा है वो इकट्ठे ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा जो है वाट मीटर की अब रीडिंग बताएगी, वो कॉपर लॉस बताएगी। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें एसटी को प्राइमरी की तरह से लेंगे और एलटी को अब सेकेंडरी की तरह से लेंगे। यहाँ पर बेटा एसटी और एलटी एक तरह से लिख दिया गया। या आप ये कहेंगे कि हाई वोल्टेज वाली, भले वो एलटी एसटी ना हो तो आप कहेंगे कि ये हाई वोल्टेज वाली को जो है प्राइमरी ले लेंगे और लो वोल्टेज वाले को सेकेंडरी के रूप में यूज करेंगे और सेकेंडरी के जब सिरों को शॉर्ट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सारी व्यवस्था वैसे ही है, वही चित्र है, मैंने केवल बदल दिया है थोड़ा सा। अब आप देखेंगे कि इसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर से वैसे ही सप्लाई देंगे, सारा कनेक्शन वैसे ही है। अब इसमें भी आप देखेंगे कई एम्पियर की धारा जा रही है, कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, और ये हमारा वाट मीटर अब जो रीडिंग देगा वो रीडिंग टोटल जो है हमारे ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस हो जाएगी। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहली पॉइंट तो इसमें आप लिख लें, पहली पॉइंट कि इस विधि द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। कौन सा लॉस बेटा? कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। दूसरा लिख लें, एलटी को द्वितीयक कुंडलन के रूप में प्रयोग कर उसे मोटे तांबे के तार से शॉर्ट करा देते हैं या कर देते हैं। तांबे के तार से या एमीटर से। किससे करेंगे? एमीटर से करेंगे। यहाँ पर एम्पियर मीटर भी लगा सकते हैं, एमीटर का भी प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो इस तरह से उसे भी आप उसके द्वारा भी शॉर्ट करा सकते हैं। इसी के आधार पर इस टेस्ट का नाम ही पड़ा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तीसरा, आप ये एसटी है हमारी, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से हम सप्लाई जो देंगे वह सामान्य वोल्टता का 5 से 10% सप्लाई देंगे। तो लिख लेंगे प्राइमरी कोस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है प्राइमरी में ऑटो
ट्रांसफार्मर की सहायता से सामान्य वोल्टेज का 5 से 10%, 5% से 10% सप्लाई देते हैं। सप्लाई प्राइमरी में देते हैं। अगली पॉइंट बेटा आप कहेंगे वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज को बेटा या सप्लाई वोल्टेज ऐसे लिख लें, सप्लाई वोल्टेज को या प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज को तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि उसमें पूर्ण लोड धारा का प्रवाह न हो जाए। माने जब तक पूर्ण धारा बहेगी नहीं तब तक उसमें बहाते रहेंगे फुल लोड का। पूर्ण लोड धारा का प्रवाह न हो जाए तब तक जो है प्राइमरी के इसके वोल्टेज को यहाँ से जो है एडजस्ट करते रहेंगे। ये देखिए ना, ये तीर लगा हुआ है, तो इस तीर के द्वारा हम लोग जो है इसका टर्नों की संख्या घटाते बढ़ाते रहेंगे, जिससे इसमें जाने वाले वोल्टेज का मान बढ़ेगा और धारा का भी मान उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इस तरह से हम धारा का प्रवाह जब तक फुल लोड के बराबर, क्योंकि इसमें ये हमारी वाइंडिंग फुल लोड पर काम करेगी, तो उस समय इसमें मैक्सिमम धारा कितनी बहेगी सेकेंडरी में, उतनी ही धारा हम प्राइमरी में भी बहाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी धारा फुल लोड देने पर हमारी सेकेंडरी में बहेगी, उतनी ही धारा हमारी प्राइमरी में बहनी चाहिए। उस समय हमारा जो वाट मीटर रीडिंग देगा वो टोटली कॉपर लॉस देगा। I/R वाले फार्मूला के द्वारा हम लोग कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। तो लिख लें, पूर्ण लोड धारा का प्रवाह न हो जाए। अगली पॉइंट, ऐसी स्थिति में वाट मीटर की रीडिंग पूर्ण कॉपर लॉस को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कॉपर लॉस, पूरे ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, ये हमारा वाट मीटर जो भी रीडिंग देगा वो हमारा कॉपर लॉस ज्ञात हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है हानियां पढ़ा था, और उससे आगे आज हम लोग चल रहे हैं कि इन हानियों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों बातें हो गई। आप लोग जानते हैं कॉपर लॉस का मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि कुल हानियां, ये हमारी एक पॉइंट है बेटा, ट्रांसफार्मर की कुल हानियां। तो
हम लोग जानते हैं कि लोड के अनुसार हमारी धारा बढ़ती है और घटती है। जितने आप लोड बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1000 वाट का हीटर आपने लगा दिया तो धारा का मान बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसमें मोटा वायर का प्रयोग करते हैं। और 1000 के जगह 100 वाट का बल्ब लगा देंगे तो उसके जो है हम लोग देखिए पतले तार से कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि वो धारा कम लेता है। तो हम लोग जितने वाट में लोड डालते हैं, तो जितने सेकेंडरी पर, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर जितने लोड बढ़ाएंगे उतने धारा बढ़ेगी। और जब धारा बढ़ेगी तो I²R से कॉपर लॉस भी बढ़ जाए, क्योंकि कॉपर लॉस का फार्मूला है I²R। I बढ़ने पर कॉपर लॉस बढ़ेगा, I के घटने पर कॉपर लॉस घट जाएगा। तो इस तरह से, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जो है वेरिएबल लॉस है, स्थिर लॉस नहीं है। तो ट्रांसफार्मर की कुल हानियां अगर हम लोग देखें तो लिख लें कि अगर फुल लोड पर, लिख लें फुल लोड पर पहली पॉइंट लिख लें, फुल लोड पर आयरन लॉस लिख लें, आयरन लॉस WI हो, WI वाट हो, तथा कॉपर लॉस WC वाट हो, ऐसे, तब कुल हानि हो जाएगी WI प्लस WC वाट, पहली पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए कि अर्ध लोड पर, आधे लोड पर, तो लिख लें अर्ध लोड पर कुल हानि। तो ये तो स्थिर है WI, आयरन लॉस स्थिर रहेगा बेटा, तो WI तो स्थिर रहेगा, प्लस अब कॉपर लॉस क्या, आधा लोड कर देंगे तो धारा भी आधी हो जाएगी। आप जानते हैं कि कॉपर लॉस बराबर होता है I²R, यह फार्मूला। अब धारा क्या हो जाएगी, आधे लोड पर, आधे जब आप लोड आधा करेंगे तो आधे लोड पर धारा भी आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा I/2 हो जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो ऐसे वर्ग करेंगे, गुणे R करेंगे तो ये हो जाएगा I²R/4। और I²R को CU लिखे हैं, कॉपर लॉस, अथवा इसी को कहेंगे WC वाट में। क्या कहेंगे, WC, C फॉर कॉपर, आएगा लॉस कितने में, वाट में। तो अगर हम लोग I²R के जगह पर WC रख दें तो यहीं देखिए I²R के जगह पर हो गया WC/4 हो जाएगा, यानी आपका कॉपर लॉस चौथाई हो जाएगा। ये मत सोचिए कि लोड आधा करने पर धारा आधी हो जाएगी तो कॉपर लॉस भी आधा होगा, ऐसा नहीं है। देखिए ना, धारा आधी होने पर I²R होता है कॉपर लॉस का फार्मूला, तो धारा आधी हो जाएगी, और जब इसका आधे का वर्ग करेंगे ऐसे तो हो जाएगा नीचे 4। तो आपका जो है कॉपर लॉस WC हो जाएगा WC/4 वाट हो जाएगा। ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब अगला भी देख लें। अगर आपसे कहे तिहाई लोड पर, आपसे अगर ट्रांसफार्मर का लोड तिहाई कर दिया जाए तो तिहाई लोड पर कुल हानि, अब तिहाई लोड पर कुल हानि करेंगे, जब लोड तिहाई कर देंगे तो धारा भी तिहाई हो जाएगी, I/3 हो जाएगी।
तब ये हो जाएगा 3 तिरिक के 9, यहाँ पर हो जाएगा, अब हो जाएगा WC/9, ऐसे हो जाएगा। तब कुल हानि हो जाएगी WI प्लस WC/9, इतना वाट हो जाएगा। क्लियर हो गया? देख लें, तिहाई लोड पर और 2 गुना अगर लोड कर दिया जाए, अगली पॉइंट भी देख लें, 2 गुना लोड पर 2 गुना लोड पर कुल हानि क्या हो जाएगी? तब हो जाएगा कुल हानि बराबर हो जाएगा, चाहे 2 गुना हो चाहे 1 गुना हो, आयरन लॉस फिक्स रहता है तो WI उतने रहेगा। अब धारा 2 गुनी हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी? लोड दुगना होने पर धारा भी 2 गुनी हो जाएगी। तो अब 2 गुने का वर्ग करेंगे, 2 गुने का वर्ग करेंगे तो देखिए अब हो गई धारा 2I और इसका वर्ग करेंगे गुणे R करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4I² और I² बराबर है WC, तो बराबर हो जाएगा 4WC। यानी लोड दुगना करने पर कॉपर लॉस 4 गुना हो जाएगा, यानी 4WC हो जाएगा। कॉपर लॉस 4 गुना बढ़ेगा। लोड दुगना करने पर धारा 2 गुनी हो जाएगी, जिसके कारण कॉपर लॉस जो है WC का मान 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे आपको अब समझ लेना है, चेंज ऐसे करना है। अब आगे अगर आपसे कहा जाए शून्य लोड, जैसे सेकेंडरी पर कोई लोड ना हो, सेकेंडरी ओपन हो या कोई उससे सप्लाई न ली जा रही हो ट्रांसफार्मर से, तो कहेंगे उसे, तब कहेंगे शून्य लोड। तो शून्य लोड पर कुल हानि, तो कुल हानि बराबर WI हो जाएगा और प्लस, अब चूंकि आपने अभी ओपन सर्किट टेस्ट देखा ही कि ओपन सर्किट टेस्ट वाली अवस्था आ गई, सेकेंडरी ओपन है, सेकेंडरी से कोई सप्लाई नहीं ली जा रही है, अतः अब जो वाट मीटर रीडिंग देता है केवल आयरन लॉस ही देता है और कॉपर लॉस का मान 0 है। तो इस तरह से WI प्लस 0 ऐसे हो जाएगा। बिना लोड पर हमारा कॉपर लॉस 0 हो जाएगा और केवल आयरन लॉस होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो यही हम लोग लिख देते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, परिणामित्र की इफिशियंसी लिख देते हैं। यहां कहेंगे परिणामित्र की दक्षता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, दक्षता अमूमन पूछता है कितना हो सकती है, तो मैक्सिमम बेटा 98% तक हो सकती है। जो अच्छे ट्रांसफार्मर है उनमें केवल 2% का नुकसान होता है, बाकी हम जितना इनपुट देते हैं उसमें से 2% का नुकसान होता है। यानी हमने अगर 100 वाट जो है प्राइमरी में डाला तो हमें सेकेंडरी से 98 वाट जो है मिल जाता है, केवल 2 वाट का नुकसान जाएगा, तब हम कहेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% है। तो अमूमन ट्रांसफार्मर की दक्षता हम कहेंगे कि 95 से 98 के बीच में अमूमन जो अच्छे ट्रांसफार्मर हैं उनकी वैरी करती रहती है, और अधिकतम इसी ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है। सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनमें सबसे अधिक दक्षता ट्रांसफार्मर की होती है, क्योंकि इसमें कोई घूर्णीय भाग नहीं है, कोई बैरिंग धुर्रा नहीं है, नाचने वाला भाग नहीं, इसलिए मैकेनिकल लॉस 0 होता है और केवल इलेक्ट्रिकल लॉस होता है। और इलेक्ट्रिकल लॉस फिर 2 प्रकार का है, जिनकी कि हम लोग जो है आयरन लॉस है और कॉपर लॉस। कॉपर लॉस की भी गणना हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब दक्षता पर आ जाते हैं। तो दक्षता किसी भी मशीन की आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100, हमने सेकेंडरी से कितना आउटपुट शक्ति लिया या ऊर्जा लिया और इनपुट कितना डाला, इसी के अनुपात को दक्षता कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे
आउटपुट को कहेंगे निर्गत, आउटपुट यानी निर्गत, तथा इनपुट को कहेंगे निवेशित, कहेंगे निवेशित ऊर्जा, या चाहे जो भी कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, ऊर्जा के अनुपात को, ऊर्जा कहिए चाहे शक्ति कहिए, कुछ भी कहिए, शक्ति कह ले, शक्ति, वाट में शक्ति का SI मात्रक वाट है, तो शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। ये सभी मशीनों के लिए दक्षता कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग, और इसे ईंटा से व्यक्त करते हैं तथा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तथा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। लिख लीजिएगा, ईंटा से व्यक्त करेंगे और प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से हो गई प्रतिशत इफिशियंसी बराबर हो गया आउटपुट बटे इनपुट पावर, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दें, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में, ये हमारा भिन्न हो गया, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से जब गुणा कर देते हैं तो हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अब आउटपुट क्या है, तो सेकेंडरी हमारी जो आउटपुट देगी वो हो जाएगा V2I2 cos phi2 से। AC में जो पावर होता है वो पावर P बराबर होता है VI cos phi। cos phi क्या है, पावर फैक्टर है। ध्यान से सुने, पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 है, मैक्सिमम मान 1 होता है, और वो होता है cos 0 का। cos phi का मान 0 अगर हो जाए तो cos 0 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। इस तरह से पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, और अधिकतम मान 1 ही है। तो पावर फैक्टर अधिकतम मान 1 है, और DC के लिए केवल VI है। DC में पावर P बराबर VI होता है, लेकिन अगर AC में लेंगे, पावर AC की लेंगे, तो VI के साथ साथ शक्ति गुणक cos phi का भी गुणा हो जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि AC की पावर बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा गुणे पावर फैक्टर। इन तीनों का जब गुणा होता है तो हमारी शक्ति आती है वाट में। बहुत पूछता है शक्ति का SI मात्रक, ये शक्ति का SI मात्रक वाट है। आपके कंपटीशन में 1 लाख बार पूछा गया, केवल इतना दे देगा। हार्स पावर है, किलोवाट है, इस टाइप से दे देगा, और एक दे देगा वाट। तो SI मात्रक आपका वाट है। तो चलिए, तो इस तरह से VI cos phi है। अब अगर हम आउटपुट लेते हैं बेटा तो सेकेंडरी से लेते हैं, तो सेकेंडरी का फिर अब अगर आउटपुट लेंगे तो हो जाएगा V2 यानी सेकेंडरी का वोल्टेज गुणे सेकेंडरी का धारा गुणे cos phi2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत दक्षता बराबर हो गया आउटपुट का मान हो जाएगा V2I2 cos phi2 बटे इनपुट को हम लोग लिखेंगे V1I1 गुणे cos phi1 और गुणे 100, ऐसे लिख सकते हैं। अथवा आप V1I1 cos phi1 ट्रांसफार्मर में देखें कि यदि ऐसे हम यहाँ पर चित्र बना देते हैं बेटा। ट्रांसफार्मर में आप ध्यान से देखें, ये आपका जो है
प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। ऐसे ये क्रोड हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंडरी। यहीं पर जो है इसी का ये V2 है, इसी की धारा I2 है और इसी का पावर फैक्टर cos φ2 है, और इधर से आप जो डाल रहे हैं वो है V1 I1 और cos φ1, ये आप इधर से डाल रहे हैं। अगर इसमें कोई लॉस न जाए, अगर कोई लॉस न हो, तो जितना आप इधर से डाल रहे हैं उतना इधर से मिलेगा। तो आप कहेंगे दक्षता 100% है। जितना हमारा आउटपुट है और जितना हमारा इनपुट है, अगर इनपुट के बराबर हमारा आउटपुट भी हो जाए तो भाग 1 बार जाएगी और 1 में 100 से गुणा हो जाएगा तो 100% दक्षता हो जाएगी, 100 एकम 100। लेकिन होता क्या है कि हम V1 I1 cos φ1 देते हैं और पाते कितना है, यहां से हम पाते हैं V2 I2 cos φ2। बीच में क्या हुआ, ये लॉस चला गया। जो हम लोग लॉस अभी पढ़ रहे हैं बेटा, वही लॉस ये चला गया। वो लॉस कौन कौन है, आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, ये सब लॉस है। ये लॉस है और ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो खाता है उसे हम WI कहते हैं, और ये जो वाइंडिंग तार हम लोग लुपेटे हैं, ये तार जितना खाती है उसे हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस। तो इस तरह से अगर ये लॉस नहीं होता तो हम V1 I1 cos φ1 दे रहे हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी से भी V2 I2 cos φ2 हमको मिल जाता, और हम कहते कि हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है। यानी सेकेंडरी से भी हमें क्या मिलता, V1 I1 cos φ1, जितना हम प्राइमरी में दे रहे हैं उतने सेकेंडरी से ले रहे हैं। अथवा आप ये कहें V1 I1 cos φ1 का मान जितना आ रहा है उतने मान यदि V2 I2 cos φ2 का भी कैलकुलेशन करने पर आ जाए तो हम कहेंगे हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है। भाग देंगे, भाग 1 बार चली जाएगी, 1 × 100 यानी 100। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें क्रोड लॉस होना है, उसके बाद कॉपर लॉस होना है। तो ये लॉस इसको कम कर देता है, यानी इतना माइनस लॉस बराबर इतना। क्लियर हो गया। आप यूं कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि V1 I1 cos φ1 ये आपने इनपुट दिया, और माइनस अगर लॉस कर दें बेटा तब बराबर हमें मिलता है आउटपुट, यानी V2 I2 cos φ2। ये आपका लॉस घट गया। अथवा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अभी मैं डायरेक्ट आपसे कहता कि इतने के जगह पर लिख दो V2 I2 cos φ2 प्लस लॉस, तो आप कहते कि ये कहाँ से आ गया। तो देख लें, इतना आपने दिया और लॉस ने इसको कम किया, तो इतने में से लॉस को घटा दें तो बराबर जो इधर मिल रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी V2 I2 cos φ2। तो वही लिखाया गया बराबर V2 I2 cos φ2 हो जाएगा। अब यदि इसको पक्षांतर करें तो आप देखेंगे V1 I1 cos φ1 बराबर अगर लिखें तो V2 I2 cos φ2 माइनस लॉस को इधर ले जाएं तो प्लस लॉस हो जाएगा। देखिए ना, प्लस लॉस आ गया। यानी जहां पर V1 I1 इनपुट है, cos φ1 है, ये है, उसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं V2 I2 cos φ2 प्लस लॉस, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो इसी बात को अब हम लोग अगली लाइन में लिखेंगे, प्रतिशत दक्षता बराबर हो जाएगा V2 I2 cos φ2 बटे, अब V1 I1 बराबर इतना लिख देंगे V2 I2 cos φ2 प्लस लॉस। तो प्लस कुल लॉस जो है लिखेंगे WI प्लस WC अगर फुल लोड पर है, और गुणे 100। तो ये हो गया बेटा आपकी प्रतिशत दक्षता हो गई फुल लोड पर।
कितने लोड पर? फुल लोड पर। क्योंकि आपने कहा है कि तब कुल हानि हो जाएगी WI प्लस WC। ये किस पर है? कुल लोड या फुल लोड पर है? फुल लोड पर यदि कुल जो है आप कहेंगे आयरन लॉस W है और कुल जो है कॉपर लॉस WC है, तो इस तरह से प्रतिशत दक्षता बराबर हो गया V2I2 cos φ2 बटे V2I2 cos φ2 प्लस WI प्लस WC। अब बेटा आप ध्यान से देखें, अभी मैं कह दूं कि अर्ध लोड पर कुल दक्षता कितनी होगी, ये पॉइंट देखें। अर्ध लोड पर, ये तो फुल लोड पर हो गया, तो अर्ध लोड अगर बात करेगा तो यहीं पर अब मैं लिख देता हूं, आप आगे लिखेंगे। मैं यहीं पर अगर लिख दूं अर्ध लोड पर दक्षता, ट्रांसफार्मर की अर्ध लोड पर दक्षता, ट्रांसफार्मर की इसीलिए दक्षता बदलती रहती है, ये फिक्स नहीं होती है। तो अर्ध लोड पर दक्षता, तब देखेंगे अब WC का मान अर्ध लोड पर अभी आपको बताया गया WC बटे 4 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा WC बटे 4 गुणे 100, ये हो गया। अब आपसे मैं कह दूं तिहाई, और ये भी हो जाएगा। आगे देखिए, अर्ध लोड पर धारा आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2। आउटपुट कितना हो जाएगा? धारा आधी हो जाएगी, आधे लोड पर धारा I2/2 हो जाएगी, तो बटे 2 को हमने आगे लिख दिया, तो 1/2 V2I2 cos φ2 और बटे में फिर वैसे हो जाएगा 1/2 V2I2 cos φ2 प्लस WI फिक्स रहेगा और प्लस WC बटे 4। अब इतना हो गया बेटा ए अर्ध लोड पर दक्षता के लिए ये फार्मूला हो। अब ऐसे ही यदि कोई लड़का, ध्यान से देख लें, ऐसे ही कोई लड़का कहे कि तिहाई लोड पर किसी भी ट्रांसफार्मर की कुल दक्षता कितनी होगी, तो जैसे ही लोड तिहाई करेंगे धारा भी जो है 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, और 1/3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके नहीं हो, क्योंकि कॉपर लॉस बराबर होता है I²R, तो 1/3 का स्क्वायर गुणे R करेंगे तब आ जाएगा बटे में 9, वहाँ भी बटे में 9 आ गया WC बटे 9। तो अगर अर्ध लोड के जगह पर बेटा तिहाई लोड किया जाए, तिहाई लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता लिखी जाए, तब धारा भी तिहाई हो जाएगी, तो लिखेंगे 1 यहाँ पर मैं यही बना दे रहा हूँ 1/3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर तब आ जाएगा WC/9। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों का? ऐसे ही अगर शून्य लोड कहा जाएगा तो शून्य लोड पर केवल जो है ये हानि होगी। तो इस तरह से हम लोग दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे उच्चतम दक्षता के लिए शर्त। दक्षता के लिए फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं उच्चतम दक्षता की शर्त। बेटा उच्चतम दक्षता की शर्त, उच्चतम दक्षता की शर्त आपकी क्या हो जाएगी, इसको ध्यान से देखें। बहुत ये भी क्वेश्चन 1 लाख बार पूछा है, उच्चतम दक्षता की शर्त क्या है। तो यहाँ पर देखें, चाहे आप ऐसे लिखें अथवा अभी आप आउटपुट के जगह पर आप लिख सकते हैं कि इनपुट माइनस लॉस। अभी आपने यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर आपने लिखा ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पर ये आपने प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी से आपने V1 I1 cos φ1 डाला और सेकेंडरी से लिया V2 I2 इधर लिया और cos φ2 लिया, और कमी कहाँ से आई, तो यहाँ बीच में लॉस हो गया, ये लॉस यानी हानि हो गई। तो आपने लिखा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 I1 cos φ1
माइनस लॉस बराबर हो जाएगा V2I2 cos phi 2। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। जितना यहां से देंगे, अगर ये लॉस नहीं होता तो उतने हमें यहां मिलता। तो अगर लॉस के कारण इतना मिल रहा है तो लॉस को दी गई शक्ति में से लॉस वाली शक्ति को घटा दें तो ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो जहां पर हमारा जो है V2I2 cos phi 2 है, यहां पर देखिए ना V2I2 cos phi 2 है, इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देख लें। V2I2 cos phi 2 के जगह पर ये, इसके जगह पर V2I2 cos phi 2 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं V1I1 cos phi 1 माइनस लॉस और गुणे 100। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दक्षता के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत दक्षता बराबर हो गया V1I1 cos phi 1 माइनस WC प्लस WI। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज अलग है, ये इतना लिख सकते हैं। हमारा लॉस जो है ये दोनों मिलकर है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये दोनों मिलकर जितना लॉस आएगा उसको इसमें से घटा दें और बटे में अब लिख लें। बटे में हो जाएगा V1I1 cos phi 1 और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ऐसे 100 से गुणा हो। अब देखें, अगर यह हानि नहीं होती, ध्यान से देखें बेटा, अगर ये WC और WI नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि सीधे भाग एक बार चली जाती। क्या होता? भाग सीधे एक बार चली जाती और एक में 100 से गुणा होता तो आपके ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती। तो किसके कारण 100% नहीं हो रही है? इसके कारण। ये इसके कारण जो है आपकी दक्षता 100%। दक्षता का ये भी फार्मूला है, दक्षता का ये भी फार्मूला है, जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख लें। तो यहाँ पर मैंने ऐसे V1I1 के रूप में लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर यही नहीं होता अथवा इसका मान 0 हो जाए तो भाग एक बार इसमें चली जाएगी और 100 से दक्षता 100%। तो अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, अतः ईटा मैक्सिमम प्रतिशत दक्षता हेतु WC प्लस WI बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तब जो है दक्षता मैक्सिमम होगी। इसका मान 0 के करीब हो जाए अथवा 0 हो जाए तो भाग एक बार चली जाएगी। अतः WC प्लस WI बराबर 0, इसलिए अगली लाइन में लिखेंगे WC बराबर WI। ये हो गया, क्योंकि कोई भी दक्षता, कोई भी लॉस जो है वो माइनस में नहीं जा सकता। लॉस है, रेजिस्टेंस है, आयरन क्रोड है, तो कुछ न कुछ वैद्युत ऊर्जा का प्लस में ही वो नुकसान करेगा, माइनस में नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस WI नहीं लिखना है, केवल WI लिखना है, क्योंकि कोई भी हानि माइनस में नहीं होगी, जब भी होगी तो कुछ न कुछ प्लस में ही होगी। इस तरह से आपने देखा कि इसका मान जब हम 0 करेंगे तो ये जो है भाग एक बार जाएगी और मैक्सिमम दक्षता 100% हो जाएगी। इसलिए लिखा गया मैक्सिमम दक्षता है तो WC प्लस WI, ये लॉस है और ये लॉस बराबर 0 होना चाहिए। इस तरह से यही मैक्सिमम दक्षता की शर्त हो गई। आगे लिख लें, यही ईटा मैक्स की शर्त है। यही बहुत पूछता है कि मैक्सिमम दक्षता की शर्त क्या है, तो आप कहेंगे WC बराबर WI हो जाए तो मैक्सिमम दक्षता होगी। यही बहुत इम्पोर्टेंट है।
बहुत पूछता है। मैक्सिमम दक्षता की शर्त बताए तो यही है मैक्सिमम दक्षता की शर्त। इसी को कहेंगे, चाहे कहेंगे हिंदी में कहेंगे कॉपर लॉस या ताम्र हानि बराबर लौह हानि। ताम्र हानि बराबर लौह हानि होने पर अधिकतम दक्षता होगी, ये ईटा मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा। अथवा इसी को कहते हैं चर हानि, इसी को चर हानि बराबर स्थिर हानि। ये सारे आपके आंसर हैं। ये चर हानि बराबर स्थिर हानि होने पर भी आपके ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम होगी, अथवा कॉपर लॉस बराबर लौह हानि होने पर, अथवा WC बराबर WI होने पर आपकी मैक्सिमम दक्षता होगी। अब मैक्सिमम जब दक्षता होगी तो मैक्सिमम इफिशियंसी का आप सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहीं पर अगर आप देखें मैक्सिमम दक्षता तो आप लिखेंगे फुल लोड पर, तो फुल लोड पर अगर आप मैक्सिमम दक्षता देखें, फुल लोड पर आपके ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम दक्षता देखें तो हो जाएगा V2I2 cos φ2 बटे V2I2 cos φ2 प्लस WI प्लस WC, चूंकि फुल लोड है तो ये हो जाएगा प्लस WC, ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि आपने कहा मैक्सिमम चाहिए दक्षता, यानी ये मैक्स के लिए फार्मूला हो गया, मैक्सिमम दक्षता के लिए तब फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि WC और WI बराबर हैं बेटा, तो इसलिए यहाँ WC के जगह पर भी WI लिख देंगे, यानी आयरन लॉस लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा प्लस 2I अथवा 2C। ऐसे देख लीजिए ना, तब यही दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोई लड़का लिखेगा 2WI लिख सकता है या 2WC लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। देख लीजिए, चाहे आयरन लॉस का 2 गुना करके लिख दें अथवा कॉपर लॉस का 2 गुना करके ऐसे लिख दें, तब भी आपकी यही मैक्सिमम दक्षता का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर है। अब इस तरह से हम लोग जो है, अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम दक्षता के समय प्राइमरी में धारा कितनी बहेगी, तो लिख लें अगली पॉइंट, अधिकतम दक्षता के समय धारा। तो अभी हम लोग पढ़े कि WC बराबर WI है, ये कंडीशन है मैक्सिमम दक्षता के लिए, अधिकतम दक्षता के लिए, और WC बराबर होता है, अभी आपने पढ़ा I1 स्क्वायर R01। R01 क्या है, पूरे का ताम्र हानि, पूरे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी के सापेक्ष। R01 कुल आपका प्रतिरोध है, और I1 जो है वो कुल बहने वाली धारा है। इस तरह से कुल जो है आपका ये हो गया I10 स्क्वायर गुणे R01, और ये WC का फार्मूला है, WC बराबर हो गया I1 स्क्वायर गुणे R01 बराबर WI, ऐसे लिख लेंगे। इसलिए यहाँ से लिखेंगे I1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा WI बटे R01। R01 क्या है, आपको लिखाया गया कि कुल जो है प्राइमरी के सापेक्ष कुल प्रतिरोध है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जोड़कर कुल प्रतिरोध R01 प्राइमरी के सापेक्ष बोला गया है। अगली लाइन में यदि इसका घात खत्म करेंगे, ऐसे I1 का मान ज्ञात करेंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, यही आपका फार्मूला हो गया I1, यानी धारा प्राइमरी में बहने वाली धारा यही है प्राथमिक धारा, यही है प्राथमिक धारा। I1 के लिए फार्मूला आ गया, इतने एम्पियर आएगा।
ऐसे ही अगर सेकेंडरी के सापेक्ष देखें, द्वितीयक के सापेक्ष देखें, तो द्वितीयक के सापेक्ष हो जाएगा I2 का वर्ग गुणे R02 बराबर WI, तब ऐसे लिखेंगे। अतः हो जाएगा I2 बराबर WI बटे R02 और इस पर लग जाएगा कर्ण। इसका घात खत्म करेंगे, इधर की राशि पर कर्ण लग जाएगा, तो इतना एम्पियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम दक्षता के समय आपकी प्राथमिक धारा इतनी हो जाएगी और द्वितीयक धारा का ये फार्मूला हो गया। द्वितीयक धारा I2 इतने, उसका फार्मूला ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं वोल्टता नियमन। अगली पॉइंट है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन जिसे कहेंगे वोल्टता नियमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 लाख बार पूछा गया प्रश्न है, 1 लाख बार ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो वोल्टता नियमन अक्सर पूछता है। तो हम लोग लोड बढ़ाने पर आप देखते हैं कि धारा बढ़ती है, जैसे ही धारा बढ़ेगी वैसे वोल्टता पात, वोल्टेज V बराबर IR होता है। ट्रांसफार्मर में हो जाएगा V बराबर IZ, क्योंकि अभी कल आपको पढ़ाया गया Z बराबर क्या होता है। Z बराबर होता है करंडी में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ऐसे होता है। इसी को इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो इस तरह से V बराबर IR से कुंडली जो आप लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी होगा, कुंडली में रेजिस्टेंस भी होगा, कुंडली का प्रतिघात भी होगा, और इसके कारण ये दोनों ऐसे जुड़ेंगे, तब Z का मान ज्ञात हो जाएगा। Z ही आपकी प्रतिबाधा है। तो इस फार्मूले से V बराबर IZ वाले फार्मूले से आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसी को कहेंगे वोल्टता पात। क्लियर हो गया? वोल्टता पात या वोल्टेज ड्रॉप किसे कहेंगे? तो ओम के नियम के अनुसार जैसे V बराबर IR होता है, वैसे ही V बराबर IZ हो जाएगा। आप लोड बढ़ा देंगे तो धारा बढ़ जाएगी, तो आपका वोल्टता पात बढ़ जाएगा। यानी बेटा आप यूं कहेंगे, लोड बढ़ाने पर, सेकेंडरी पर लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, अतः वोल्टता पात बढ़ जाता है। क्लियर? अगली पॉइंट ऐसे लिखेंगे, सेकेंडरी पर लोड घटने पर धारा व क्षरण व ये प्रतिघात, क्षरण व प्रतिघात, धारा व प्रतिघात के मान कम हो जाते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। क्लियर हुआ? लोड बढ़ाएंगे, धारा बढ़ेगी, जिससे इस फार्मूले से यही धारा ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो आपका V का मान, वोल्टता पात का मान बढ़ जाएगा। इसी को वोल्टता पात कहते हैं। इसका मान बढ़ जाएगा तो, और जैसे ही लोड आप घटाएंगे तो धारा भी घट जाएगी, तो वोल्टता पात का मान घट जाएगा। इस तरह से सेकेंडरी के सिरों के वोल्टेज घटते बढ़ते रहते हैं। तो स्थिर सप्लाई आप प्राइमरी में दें और सेकेंडरी में लोड के अनुसार
जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन अथवा वोल्टता नियमन कहते हैं। ध्यान से सुन लें, प्राइमरी में स्थिर वोल्टेज की सप्लाई देने पर सेकेंडरी के सिरों पर होने वाले वोल्टेज परिवर्तन को ही वोल्टता नियमन कहते हैं। क्यों वोल्टेज परिवर्तन होता है? आपको बताया गया कि लोड बढ़ेगा ट्रांसफार्मर पर, कोई अपने घर में फ्रिज चालू कर दिया, एसी चालू कर दिया, या हीटर लगा दिया, खाना बनाना शुरू कर दिया, या किसी ने ट्यूबवेल चलाना शुरू कर दिया, किसी ने चक्की चलाना शुरू कर दिया, तो लोड बढ़ गया, काम पूरा हो गया, फिर बंद कर दिया तो लोड घट गया। इस तरह से जैसे ही लोड बढ़ेगा धारा बढ़ जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी का बढ़ जाएगा तो टर्मिनल वोल्टता घट जाएगी। जैसे वोल्टेज ड्रॉप होगा तैसे ही आपका वोल्टेज घट जाएगा, और जैसे ही लोड हटाएंगे वैसे ही वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसी को हम लोग वोल्टता नियमन कहते हैं। तो आप वोल्टता नियमन को ऐसे अब परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, वोल्टता नियमन को आप परिभाषित कर सकते हैं ऐसे, स्थिर सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को न बदलें, स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर द्वितीयक कुंडलन के सिरों पर वोल्टता परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? वोल्टता नियमन कहते हैं, वोल्टता नियमन कहते हैं। और इसी को सूत्र में लिखेंगे, वोल्टता नियमन को R से व्यक्त करते हैं तो लिखेंगे वोल्टता नियमन परसेंट में, तो लिखेंगे यहाँ से वोल्टता नियमन, वोल्टता नियमन प्रतिशत R ऐसे लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा शून्य लोड पर सेकेंडरी का वोल्टेज यानी V02 माइनस VL2 फुल लोड पर बटे हो जाएगा V02 शून्य लोड, जीरो का मतलब शून्य लोड, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें। देख लीजिए ध्यान से, यह है सेकेंडरी, 2 का मतलब सेकेंडरी का शून्य लोड पर वोल्टेज माइनस सेकेंडरी का फुल लोड पर या पूर्ण लोड पर वोल्टेज बटे शून्य लोड पर सेकेंडरी का वोल्टेज। क्योंकि सेकेंडरी के ही वोल्टेज में परिवर्तन होता है, प्राइमरी में तो आप वोल्टेज ऑलरेडी सप्लाई दे रहे हैं, अब सेकेंडरी से ही सबके घरों में सप्लाई जाती है या लोड वो होता है, तो लोड बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगी। इस फार्मूले से वोल्टता पात बढ़ता है और घटता है। इस तरह से लिखेंगे, स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर द्वितीय कुंडलन के सिरों पर वोल्टता परिवर्तन को ही वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अतः वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन R% बराबर हो गया शून्य लोड पर सेकेंडरी का वोल्टेज माइनस फुल लोड पर सेकेंडरी का वोल्टेज बटे शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज गुणे 100। ये आपका फार्मूला होगा। आगे लिख लें बेटा, अगली पॉइंट लिख लें, वोल्टता नियमन बहुत उच्च होना चाहिए।
बहुत उच्च होना चाहिए का तात्पर्य सेकेंडरी के वोल्टेज में बहुत कम परिवर्तन होना चाहिए। बहुत कम परिवर्तन होना चाहिए, यह है इसका मतलब। वोल्टता नियमन उच्च होना चाहिए का मतलब है कि सेकेंडरी के वोल्टेज में बहुत कम चेंजेज होना चाहिए। शून्य लोड और फुल लोड पर जो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन न्यूनतम होना चाहिए। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हम लोग करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।